वेलकम बच्चों इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और आई होप कि इस चैप्टर में आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। नई नई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, वैसी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ शुरुआत करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ बच्चों, वो बीटी कॉटन से रिलेटेड है। आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना या नहीं सुना, बीटी कॉटन, लेकिन चलो हम इसके बारे में बातचीत तो कर ही सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये बीटी कॉटन। बच्चों, ये जो कॉटन का प्लांट होता है उसके ऊपर इस तरह से एक उसका जो फ्रूट लगता है उसमें उसके सीड्स होते हैं और फिर कई सारे कॉटन के उसमें थ्रेड्स होते हैं इस तरह के। ये आपको जो ब्लू कलर के मैं बना रहा हूँ तो ये कॉटन के फाइबर्स हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से काट लेते हैं और इसमें से ये जो फाइबर्स हैं कॉटन के उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उनसे हमारे कपड़े वगैरह सब कुछ बनते हैं। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन फाइबर्स। अब दिक्कत कहाँ है वो मैं बताऊँ आपको कि एक पेस्ट है, एक कीड़ा है, वर्म है, एक आर्थ्रोपोडा में आता है, नाम है उसका कॉटन बॉल वर्म। ओके। अब होता क्या है बच्चों कि ये जो कीड़ा है कॉटन बॉल वर्म जो है ये इसमें इस तरह से छेद करके अंदर घुस जाता है यहाँ, और ये जो धागे हैं ना इनको वो काटना शुरू कर देता है। तो जब ये कॉटन के फाइबर्स जो हैं इनको वो काट देता है तो आप सोच लीजिए कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और उसके बाद उस कॉटन के फाइबर की जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इट इज़ ए ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू द ह्यूमन। और हम इससे, इस कॉटन बॉल वर्म से हम अपने पौधे को कैसे बचाएं। ट्रेडिशनली कई तरीके थे, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल सकते हैं, वो सब तो है ही है, लेकिन हम जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं उनके अलग से डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया वो सुनो आप, देखो बड़ा मज़ेदार जो है। उन्होंने ये देखा कि सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ओके, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। उन्होंने ये देखा कि इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस कहाँ मिलता है ये बैक्टीरिया बच्चों, सॉइल में मिलता है। उन्होंने ये देखा कि इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस से एक प्रोटीन बनती है, ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है और हम उस प्रोटीन को नाम देते हैं क्राई प्रोटीन। और इस क्राई प्रोटीन को हम बीटी टॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। बीटी इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बेसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से हमको मिलता है ये प्रोटीन, ये टॉक्सिन है। और ये देखा गया है बच्चों कि ये जो हमारा कॉटन बॉल वर्म है, जैसे ये मैं बना देता हूँ, ये हमारा वो वर्म है कॉटन बॉल वर्म, ये इसके इंटेस्टाइन है। ओके। तो अगर समहाउ ये जो बीटी कॉटन, इसको बीटी टॉक्सिन इसको खिला दिया जाए या ये खा ले तो ये टॉक्सिन इसकी मिड गट में जाके वहाँ पे जो सेल्स हैं उनके साथ बाइंड होती है, उन सेल्स में पोर क्रिएट करती, छेद कर देती है और उसके बाद इसकी जो इंटेस्टाइन की इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो वर्म है हमारा ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। साइंटिस्ट को बड़ा मज़ा आया कि अरे यार ये बैक्टीरिया जो है बेसिलस थुरिंजिएंसिस ये हमारे इस कॉटन बॉल वर्म का दुश्मन है। इजंट इट क्लियर, ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस वर्म को मार सकता है। अब देखो उन्होंने क्या किया बच्चों, साइंटिस्ट ने क्या इसमें अपना दिमाग लगाया कि जैसे ये बैक्टीरिया है, यही हमारा बेसिलस थुरिंजिएंसिस, थुरिंजिएंसिस ये बैक्टीरिया है और देखिए ये इसका डीएनए है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के पास एक बड़ा सा सिंगल न्यूक्लियस तो होता नहीं है उनके पास एक ही डीएनए बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है, बैक्टीरियल जीनोफोर कहते हैं हम उसको।
और इस बायोटेक्नोलॉजी में मैं इसे जीनोफोर यूज़ नहीं करके वर्ड हम इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहेंगे बच्चों। ध्यान रखें, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में तो ये एक बड़ा सा सर्कुलर डीएनए है जिसको हम इवन न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। लेकिन मेरा अभी जो ध्यान है वो इन प्लाज्मिड्स पर नहीं है, हमको अभी इन प्लाज्मिड से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, ये वाला है ना। क्या नाम देते हैं इस बैक्टीरिया के मेन डीएनए को? इसे हम या तो न्यूक्लियोइड कहते हैं या हम इसे जीनोफोर कहते हैं, और लूजली हम इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। और मैं जो टर्म मोस्टली यूज़ करूँगा बायोटेक्नोलॉजी में आगे के जितना भी हमारे लेक्चर्स होंगे तो हम इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहेंगे। फिर भी एक बार मैं आपके दिमाग में ये बात डाल देता हूँ कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स होते नहीं हैं, उनमें कोई हिस्टोन प्रोटीन या इस तरह से क्रोमोसोम जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। उनके पास एक लार्ज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहते हैं, और लूजली हम उसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहेंगे। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहीं कहीं पर इसी में उनका ये जो अभी हमने ऊपर एक प्रोटीन देखी ना बच्चों, क्राई प्रोटीन, इस क्राई प्रोटीन का जीन यहीं कहीं होगा। तो इस जीन को मैं नाम दे देता हूँ क्राई जीन। ये जो हमारा डीएनए का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। सबसे पहले इस पार्ट को हटा देते हैं, हमको भी इस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ये थोड़ा प्लाज्मिड वाला जो पार्ट है उसको हटा देता हूँ। ओके, कम बैक टू दिस पार्ट। तो ये जो हमारा डीएनए है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे एक आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। और इस मैसेंजर आरएनए पर जब राइबोसोम जाके बाइंड होते हैं और ट्रांसलेशन होता है तो एक प्रोटीन बनती है। और बच्चों यही प्रोटीन हमारी क्राई प्रोटीन है, या जिसे अभी अभी एक नाम और दिया है हमने, बीटी टॉक्सिन। समझ में आया आपको? तो साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया की स्टडी की, इस जीन को आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ये जो डीएनए है इस डीएनए को यहाँ से बाहर निकाल लिया। कैसे निकाला, क्या किया होगा, वो तो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा ना बच्चों। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने ये उसका डीएनए का एक पीस, एक टुकड़ा काट के निकाल लिया। कौन सा टुकड़ा है? ये जीन है जिसे नाम दिया गया है क्राई जीन, है ना। और यही वो डीएनए है, यही वो जीन है जिससे क्राई प्रोटीन बनती है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक प्लांट सेल ली। बेसिकली ये एक जो नॉर्मल हमारा कॉटन प्लांट होता है उसी की सेल है। ऑफ कोर्स प्लांट यूकैरियोट्स होते हैं। और आप जानते हो कि बच्चों हमारे पास अंदर ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, ये हमारा खूब सारा जो क्रोमोसोम जो डीएनए होता है, ये हमारे से मेरा मतलब मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा अपनापन तो आ ही जाता है प्लांट के साथ। बैक्टीरिया हमसे थोड़े दूर हैं, वो प्रोकैरियोट है। तो ये एक कॉटन प्लांट है और ये उसका डीएनए है जिसे आप क्रोमेटिन कहते हो, क्रोमेटिन मटेरियल, है ना। हमने क्या करा कि यहाँ से ये जो क्राई जीन है, ये जो डीएनए है, इसको न्यूक्लियस में ले जाके यहाँ जो हमारा इसका प्लांट का जो डीएनए था उसके बीच में उसको वहाँ ऐड कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया उसको। उसके डीएनए में एक कट लगाया और कट लगा के बीच में हमने ये क्राई जीन डाल दिया और फिर उनको जोड़ दिया। अब ये सब कैसे किया होगा, कट कैसे लगाया होगा, जोड़ा कैसे होगा, ये सब चीज़ें तो मैं आपको सिखाऊंगा। हमें सीखना यही तो सब कुछ है। एनीवे, तो हमने क्या किया कि जो बैक्टीरिया का क्राई जीन था उसे हमने एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या किया कि ये जो हमारी सेल है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये हमारी सेल है।
इसमें ये सारा जो है, इसको इतनी बड़ी सेल को मैंने ये छोटा सा कर दिया। तो ये हमारी प्लांट सेल है बच्चों। अब इस प्लांट सेल को हमने पेट्री प्लेट में रखा, ये प्लांट सेल को मैंने, और इसको खूब सारा कल्चर मीडिया दिया। हम इस सेल को अब कल्चर करने वाले हैं। तो ये हमने क्या यूज़ किया, कल्चर मीडिया यूज़ किया। तो कल्चर मीडिया यूज़ करने से क्या होगा बच्चों कि ये जो सेल है ये डिवाइड होने लगेगी, और इस पेट्री प्लेट में आपको सेल्स का एक इस तरह का मास मिलेगा, है ना। देखो डिवाइड हो गई, खूब सारे सेल डिवीजन हुए। ये सारे सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो याद रखना कि यहाँ पे जितनी भी ये सेल्स बनी होगी, हर सेल के पास क्राइजीन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारी ये जो सिंगल प्लांट सेल थी ये वाली, ये सेल जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुकी है, जेनेटिकली मॉडिफाई सेल है ये, करेक्ट। डू यू एग्री? वाई इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल? बिकॉज इट इज कंटेनिंग अ जीन फ्रॉम द बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया का जीन इसमें डाल रखा है, और जब ये सेल डिवाइड होगी तो इससे जितनी भी डॉटर सेल्स बनेगी, 1 से 2, 2 से 4, वट एवर इट इज़, हर डॉटर सेल में बैक्टीरिया का जीन प्रेजेंट होगा। रीज़न क्लियर है? क्योंकि हमने बैक्टीरिया का जीन होस्ट, होस्ट कौन है यहाँ? प्लांट सेल। तो होस्ट के जो डीएनए था उसमें उसको इंटीग्रेट कर दिया, उसको अंदर डाल दिया है उसने। तो ऐसे में जब जब बैक्टीरिया, जब जब प्लांट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, प्लांट के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का जो जीन है वो भी रेप्लिकेट करेगा। और इस तरह से ये जो हमारे पास एक मास बना है सेल का, ये जो एक सेल का मास बना है, इसको हम कैलस कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें हम थोड़ा सा हार्मोनल मैनिपुलेशन करेंगे। इसमें हम कुछ ऑक्सिन्स हार्मोन डालेंगे, तो यहाँ रूट्स बनने लगेगी। और उसके बाद ऑक्सिन के साथ साथ हम इसमें अगर साइटोकाइनिन भी डालेंगे तो बाद में इसमें शूट्स भी बनने लगेगी, और आपकी इस पेट्री प्लेट में ये जो कैलस था वहाँ पे एक कॉटन का प्लांट तैयार हो जाएगा। आया समझ में आपको? छोटा सा प्लांटलेट तैयार हो जाएगा। अब आप इस प्लांटलेट को खेत में ले जाके उगाओ। इस प्लांट की एक खास बात है कि इसकी हर सेल में बैक्टीरिया का क्राइजीन प्रेजेंट है, और इसकी जो लीव्स होगी, इसका जो स्टेम होगा, वहाँ पे उन सेल्स में ये जो क्राइजीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए से क्राई प्रोटीन बनेगी। इन द सेंस जो क्राई प्रोटीन यूजुअली इस बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, वही क्राई प्रोटीन आपका ये प्लांट बना रहा है। इस प्लांट की, इस कॉटन प्लांट की हर सेल में ये जो हमारा टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन, ये प्रेजेंट है। और इस प्लांट को अगर मैं खेत में उगाऊंगा और वहाँ पर ये हमारा वर्म अगर आ भी जाए, तो ये वर्म जैसे ही इस प्लांट को खाना शुरू करेगा, उस प्लांट की लीव्स की जो सेल्स है उनमें जो क्राई प्रोटीन है वो इसकी इंटेस्टाइन में चली जाएगी, और इस तरह से उसकी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी, और ये जो हमारा वर्म है, ये जो बॉल वर्म है, उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया? तो दैट मीन्स वी हैव मेड अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यूजिंग अ बैक्टीरियल जीन। एक बैक्टीरिया के जीन को एक प्लांट सेल में डाल के हमने देखो किस तरह से उस प्लांट सेल को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। तो है इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार। तो ये अभी हमें इसको जो है हमारे ये काम का नहीं है, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, सिखाया है। तो ये पूरा पोर्शन मैं अब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आगे जाके वापस आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अभी हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया है। सो नाउ कम बैक टू द बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। 2 डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? बायोटेक्नोलॉजी deals with techniques of using live organisms to produce products and processes useful to humans।
यानी कि इस तरह की टेक्निक्स जिन्हें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स पर यूज़ करें और उनसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करें जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बड़ी सी सिंपल डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन पर अगर हम चलें तो इवन जो हम घर में दूध से दही बनाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो आप उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से आप अपने दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कर्ड में कन्वर्ट करने उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें जो जो विटामिन्स हैं उन सब की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो कर्ड बनाना बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी तो हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए रिसेंट ब्रांच इन बायोलॉजी। मैं कहता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट ए रिसेंट ब्रांच। अरे बच्चों, यहाँ देखो मैंने एक ये वाइन के बारे में लिखा हुआ है। देखो हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवता लोग जो होते थे सोमरस का पान करते हैं, लिखा हुआ है हमारी किताबों में। सोमरस मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल बनता है ईस्ट से। दैट मीन्स बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो आज से नहीं है, तो रिसेंट ब्रांच नहीं है, तो कोई एक एंशियंट ब्रांच है। हम बहुत पहले से, बस बात यह है कि हमने उसको बायोटेक्नोलॉजी नाम नहीं दिया है। तो देखा जाए तो जब हम डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, उसमें फर्मेंटेशन करते हैं, है ना, ब्रेड बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन कर रहे हैं, दही बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं बेसिकली ये सब एक तरह से देखा जाए तो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस ही तो हैं, लेकिन हमने उनको बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया नहीं है। आज प्रेजेंटली, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, प्रेजेंटली बायोटेक्नोलॉजी में हम जब भी कभी कोई हमारे सामने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ करता है तो हमारा जो ध्यान है वो सीधा अभी जो मैंने आपको समझाया जेनेटिक इंजीनियरिंग पर चला जाता है। हम सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेंगे, उसका जीन लेंगे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पर उससे प्रोटीन बनाएंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इवन तो देखो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला जो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। व्हाट यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। अगर आपने उनके डीएनए में काट छांट करी, मैनिपुलेट किया है, उसके डीएनए में किसी भी तरह की चेंजेस किए हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज किया है, मींस इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जिनके जेनेटिक मटेरियल को आपने मॉडिफाई कर लिया है उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। इसका मतलब अभी जो हमने एक एग्जांपल बीटी कॉटन का लिया है, उस बीटी कॉटन में हमने बैक्टीरिया का जीन इंट्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स दैट बीटी कॉटन इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। उसी तरह से ह्यूमन का जो इंसुलिन का जीन है उसे हमने ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया है ताकि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। दैट इज़ ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हो गया। और हमने कई सारे माइस हैं, काऊ है, मंकीज़ हैं, कई पिग हैं, फिशेज़ हैं, कोई ऐसा जानवर बेसिकली हमने नहीं छोड़ा है लेबोरेटरीज़ में जिनमें हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं किए हों, जिनके डीएनए में हमने मैनिपुलेशन नहीं किए हों। उन सारे एनिमल्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कहेंगे। तो वी हैव 3 ग्रुप्स: जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इन तीनों को हम कंबाइंडली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आया समझ में? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल में किसी न किसी तरह का मैनिपुलेशन किया गया है, उनके डीएनए में काट छांट की हुई है, कोई जीन या तो उनका निकाला है या कोई उनमें अलग से दूसरी स्पीशीज़ का जीन इंट्रोड्यूस किया है। ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो जब भी कभी बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो नंबर 1 तो प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। पर बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग ही नहीं है। इसके अलावा जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब याद कीजिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम डोनर से स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं, तो उन स्पर्म्स को बॉडी के बाहर कल्चर करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए ज़िंदा रखने के लिए उन्हें न्यूट्रिशनल मीडिया में रखना पड़ेगा।
सिमिलरली हमने डोनर से ओवा कलेक्ट किए हैं, तो आप याद कीजिए एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, सिमुलेटेड कंडीशन। तो हम इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं, इस तरह का जो है वहाँ पर मीडियम डेवलप करते हैं जिसमें हमारे ओवा और स्पर्म्स जिंदा रह पाए, और फिर उनको आर्टिफिशियली हम बॉडी से बाहर सिमुलेटेड कंडीशन में फ्यूज़ करवाते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो इवन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ नहीं भी करें, पर फिर भी कोई भी ऐसा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जहां आप किसी बैक्टीरियल सेल को या किसी प्लांट सेल को या किसी एनिमल सेल को कल्चर कर रहे हैं, ह्यूमन सेल को कल्चर कर रहे हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से दूध से दही बनाना, जहां आप किसी तरह के, आप कोई वहाँ DNA की काट छाट थोड़ी कर रहे हो, आपने तो कल्चर मीडिया लिया, क्या, दूध लिया, उसमें आपने कुछ इनोकुलम डाल दिया है। इनोकुलम का मतलब जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं कि दही बनाने के लिए जावन डालना पड़ता है, तो वो जो जावन है वो बेसिकली इनोकुलम है। वो है क्या, वो ऑलरेडी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपने उन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को दूध में डाला और वो बैक्टीरिया वहाँ अंदर ग्रो करेंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे और दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया इज ऑल्सो जेनेटिक, इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया आपको? तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां आप भले ही जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, पर वहां आप एनिमल सेल, प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल को, या इवन फंगल सेल्स भी हो सकती है, इनको कल्चर कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो दूसरा जो प्रोसेस, वाई IVF इज कंसिडर्ड एज बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा हम आर्टिफिशियली जीन सिंथेसिस करते हैं, DNA वैक्सीन्स बनाते हैं और जीन थेरेपी भी करते हैं। जीन थेरेपी इज़ ए बड़ा, मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसमें डिस्कस भी करेंगे कि हम किस तरह से, अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमारे कोई जीन्स जो हैं वो फॉल्टी जीन है, तो अब हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो गई है जिससे हम हमारी बॉडी के फॉल्टी जीन को करेक्ट जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो अभी हम बड़े ही अर्ली स्टेज पर हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे अभी डेवलप नहीं है जिन्हें हम जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकें, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक डिजीज़ होती है, उसको हम जीन थेरेपी से क्योर करते हैं। सो दीज 5 एग्जाम्पल्स, सिर्फ 5 लिए हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं है, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो डेफिनेशन अभी हमने दी है, ऊपर रीड करिए, उसी डेफिनेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म और है, मोर टेक्निकल है ये। द डेफिनेशन इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB ने ये डेफिनेशन दी है हमें। The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analog for products and services। तो है तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन, पर मैं भी इंग्लिश थोड़ी टेक्निकल इंग्लिश इसमें यूज़ की हुई है और आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है, नेचुरल साइंस। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल साइंस? तो बच्चों, आप जो पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी, जोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी, जो कुछ भी आप नेचर में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को जो आप पढ़ रहे हो, जो साइंस आप पढ़ रहे हो, वो नेचुरल साइंस है बच्चों। और जब इस नेचुरल साइंस का यूज़ हम ऑर्गेनिजम्स पर करने लग जाएं, या उनकी सेल्स पर करने लग जाएं, या उस नॉलेज से हम सेल्स के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स देयर ऑफ का मतलब यहाँ हो रहा है कि इन ऑर्गेनिजम्स और इन सेल्स के पार्ट्स, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे भी प्रोसेस अवेलेबल है कि जहाँ हम किसी सेल को ब्रेक अप करके उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लें, या उसमें से कोई सेल ऑर्गेनेल निकाल लें और उन ऑर्गेनेल्स को से हम प्रोडक्शन शुरू कर दें हमारे डिज़ायर्ड किसी भी प्रोटीन का, ये पॉसिबल है। हम इवन किसी सेल में से उसको ब्रेक करके उसमें से उसका एंजाइम निकाल लेते हैं और उस एंजाइम की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में नया DNA बना सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं हम। तो व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, हम उस प्लांट को या एनिमल को पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं,
हम उसकी सेल को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी सेल के किसी पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, या हम उसके किसी मॉलिक्यूल को यूज़ करें। और हो सकता है उसके सेल के मॉलिक्यूल को यूज़ ना करें, सेल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कोई मॉलिक्यूल निकाला है हमने, उसका स्ट्रक्चर देखा है और उससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर का हमने कोई दूसरा कंपाउंड बना लिया ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारे यूज़ के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनता है और हम प्रोजेस्टेरॉन के यूजेस जो हैं वो हमें पता ही है। अब हमने प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने क्या करा कि हमने लेबोरेटरी में एक नया कंपाउंड बनाया जिसका स्ट्रक्चर जो है प्रोजेस्टेरॉन से मिलता जुलता है। नाम दिया हमने उसको लिवोनोर्जेस्ट्रेल, याद कीजिए आप। तो बेसिकली हमने हमारा दिमाग लगाया, हमें केमिस्ट्री आती है, तो हमने हमारी उस केमिस्ट्री को यूज़ करके एक किसी ह्यूमन सेल के प्रोजेस्टेरॉन से मिलता जुलता मॉलिक्यूल तैयार कर दिया और अब हम उससे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बना रहे हैं। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अगेन बायोटेक्नोलॉजी, इजंट इट? तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस का जो भी आपका नॉलेज है उसको आप यूज़ कर रहे हो, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो? उसको आप ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ ऑर्गेनिजम्स में मैं आपको बता दूँ, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फंजाई हो सकती है, या कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना। या होल ऑर्गेनिज्म के साथ इंटीग्रेट नहीं करके आप उसकी सेल्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो उस नॉलेज को, या सेल्स के साथ नहीं करके सेल के पार्ट के साथ कर रहे हो, या सेल के किसी मॉलिक्यूल के साथ उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो आप, और इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, इस तरह के सर्विसेज बना रहे हो विच आर यूजफुल टू द ह्यूमन, then we call it as biotechnology. So let me read it again. The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services is called बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन जो है बच्चों, ये हमें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी हुई है। ऊपर जो हमने एक डेफिनेशन दी है वो जनरल डेफिनेशन है। ओके, अब एक वर्ड मैंने यहाँ ऊपर यूज़ किया है, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। ये तो सिंपल मेथड है, उसमें तो हमने दही बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, डोसा इडली बना रहे हैं। बट देन जो आज की तारीख में हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप होने में हमें दो चीज़ों का बड़ा योगदान रहा बच्चों। पहला, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। कि जब से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग सीखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी के भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम एक जगह से काट के बाहर निकालते हैं, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं और वहाँ उससे रिलेटेड जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन करवाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया का बीटी जीन जो था हमारा, क्राई जीन, उसको बैक्टीरिया से निकाला, प्लांट सेल में डाला और प्लांट सेल में क्राई प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाया आपने। नाउ दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिस्कवरी हुई है तब से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो ड्रामेटिकली एक्सपैंड हुआ है। और अभी जो हमारी मोस्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, कोई फील्ड ऐसा नहीं बचा है बच्चों जहां हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इवन जो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें जो हम उसका डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि गले में स्वैब जो कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये पीसीआर जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो जन्म हुआ है उसमें दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। ये और मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां आप किसी बैक्टीरियल सेल को, प्लांट सेल को, एनिमल सेल को या फंगल सेल को कल्चर करते हैं, तो कल्चर करने के लिए आप उसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हो बच्चों। और जब भी कभी आप किसी सेल को कल्चर कर रहे हो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट बिकम्स बायोटेक्नोलॉजी। द कल्चरिंग ऑफ ए सेल इज ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अपने दिमाग में बिठा लो, भले ही आप उसके डीएनए के साथ मैनिपुलेशन करो ना करो,
कल्चरिंग कर रहे हो, इट इज़ ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे आपके पास एक कोई पेट्री प्लेट है और इस पेट्री प्लेट में आपने यहाँ पे कोई कल्चर मीडिया रख दिया है ना, और इसमें आपने एक प्लांट सेल छोड़ दो, ह्यूमन सेल को आप कल्चर कर रहे हो, तो ये तो हो गई ह्यूमन सेल और ये हो गया हमारा कल्चर मीडिया। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब हम इन सेल्स को कल्चर करते हैं कल्चर मीडिया में, तो इस कल्चर मीडिया में पानी होता है, इसमें शुगर्स होगी, पर्टिकुलरली ग्लूकोज होगा, क्योंकि कोई भी सेल को कल्चर करो आपको ग्लूकोज डालना पड़ेगा। प्लस उसमें हमें कई तरह के 20 तरह के अमाइनो एसिड्स, कई तरह के विटामिन जो हैं वो भी ऐड करने पड़ेंगे जब भी कभी हम ह्यूमन सेल को कल्चर करेंगे। प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी हमको उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि जैसी कंडीशंस बॉडी के अंदर है वैसी कंडीशंस बाहर रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो गोट होती है ना बच्चों, ये शीप और गोट, बकरी भेड़ जो होती है, उसका हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसके ब्लड में से उसकी सेल्स को बाहर निकाल देते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उसका जो सीरम होता है, प्लाज्मा और उससे जो बचा हुआ जो पार्ट है उसका सीरम, हम इस सीरम को एज ए कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं ताकि उसको पूरा का पूरा वही एनवायरनमेंट मिल जाए जो बॉडी के अंदर है। प्लस कुछ इसमें हम एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट भी उसमें ऐड कर देंगे। अगर हमें उसमें शुगर डालनी है या विटामिन से अमीनो एसिड नेचुरली ब्लड में तो प्रेजेंट होंगे, पर अगर कुछ और ऐड करने हैं तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस तरह से यहाँ कल्चर करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आपको कल्चर करना है ह्यूमन सेल को, है ना, और जैसे ही आपने टेबल पर ये पेट्री प्लेट रख कर गए, हवा में प्रेजेंट हजारों तरह के जो बैक्टीरिया है वो इसमें पहुंच जाएंगे। सिंस द कल्चर मीडिया इज़ ए रिच मीडियम, इट कंटेन्स एवरीथिंग, तो कई सारी बैक्टीरिया के स्पोर्स, हवा में अगर फंगल स्पोर्स हैं तो वो फंगल ग्रोथ, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, और आपकी जो डिज़ायर्ड जो ह्यूमन सेल है वो तो ग्रो करेगी नहीं, उससे ज़्यादा रैपिडली स्पीड के साथ बैक्टीरिया और दूसरे जो फंगस हैं वो ग्रो करने लगेगी, और आपका जो ये मीडिया है, ये सारा का जो कल्चर है, ये पूरा का पूरा कंटेमिनेट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस। और हमें ये जो हमारा जब से ये नॉलेज बढ़ा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, जब तक आप इसको स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाते हो आप आपकी डिज़ायर सेल को कल्चर नहीं कर पाओगे, रादर उसमें दूसरी सेल्स कल्चर होने लगेगी, ग्रो होने लगेगी, और आपका मीडिया जो है वो पूरा का पूरा कंटेमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो नॉलेज है, अब हम ऐसा किया कैसे, मैं बताऊँ हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। तो लेट मी टेल यू कि हमारा जहाँ ये कल्चर का प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो पूरा का पूरा एक एयर टाइट प्रोसेस होता है। एयर टाइट का मतलब बाहर से हवा जब अंदर उस चैम्बर में जाएगी तो उसके लिए वहाँ एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं। हवा तो भेजनी पड़ेगी अंदर, बिना हवा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन वो इस तरह के फिल्टर्स होते हैं 2 माइक्रोन साइज़ के, वहाँ पर उनकी पोर साइज़ होती है। तो जो हवा अंदर जाएगी ना बच्चों, वो हवा भी उस चैम्बर में फ़िल्टर होके जाएगी, बाहर से कोई बैक्टीरिया नहीं जा सकता। उन कल्चर चैम्बर्स में ऑल द 24 आवर्स यूवी लाइट के लैम्प्स, ट्यूब लाइट्स जो है, यूवी लाइट्स जो होती है वो चलती रहेगी, उनसे यूवी रेडिएशंस निकलते रहेंगे, और उस कमरे में, उस चैम्बर में अगर कहीं पर भी हवा में बैक्टीरिया बाय द वे कहीं से घुस जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्लस मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताता हूँ, ऑटोक्लेव। ये बच्चों एक बेसिकली देखा जाए तो प्रेशर कुकर की तरह होता है, बड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसमें क्या है कि जो पानी होता है वो गर्म होके वेपर बनता है, और उस हाई प्रेशर पर बनता है। तो प्रेशर जो होगा इसमें 15 psi का पौंड पर स्क्वायर इंच का जो है प्रेशर रहता है, प्लस 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी कल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, वेसल्स, ग्लासवेयर्स, जो कुछ भी होते हैं, उन सब को हम इस ऑटोक्लेव के अंदर डाल के 15 मिनट के लिए 15 psi प्रेशर पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको गर्म करते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया फ्री हो जाए, वो बिल्कुल स्टरिलाइज्ड हो जाए।
वो जर्म फ्री हो जाए, 100% एब्सोल्युटली जर्म फ्री हो जाती है वो वहाँ पे, और उसके बाद हम उन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। जो जो कोई भी साइंटिस्ट होगा, जो कोई भी पर्सन होगा जो ये एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, वो जो कपड़े पहनता है बच्चों, उसका जो एप्रन या उसके जैकेट्स, उसकी कैप, उसके माउस, उसके मास्क, उसके हाथों में जो ग्लव्स होंगे, ये सारे स्टेरिलाइज्ड होते हैं। इन क्लॉथ्स में से जिनका ऑटोक्लेविंग किया जा सकता है वो कपड़े भी ऑटोक्लेव किए हुए ही पहनेगा, और रिपीटेडली अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर 70% अल्कोहल या और भी कोई हाई ग्रेड का जो जो सैनिटाइजर्स होते हैं उन सबको हर 15 मिनट 20 मिनट में वो उनके ऊपर अप्लाई करता है। और इस तरह का एक एनवायरनमेंट, मैं तो ब्रीफली बता रहा हूँ बच्चों, अभी पूरा आपको बताने बैठूंगा तो हमारा पूरे 2-3 लेक्चर इसी में निकल जाएंगे कि हम स्टेराइल कंडीशन को कैसे मेंटेन करते हैं। इवन जो कल्चर मीडिया ये जो यहाँ यूज़ किया है बच्चों, इसको हम गामा रेडिएशन से, क्योंकि कई बार मीडिया को गर्म नहीं कर सकते हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अदरवाइज उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो हम उसको उसको फिर फिल्टर करते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर साइज़ की, पोर साइज़ के फिल्टर्स आते हैं, उससे हम उसे फिल्टर करते हैं, और उसके बाद ही हम उस कल्चर मीडिया को यूज़ कर पाते हैं। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से हमको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, और तब जाके हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना पाते हैं जहां हम हमारी डिज़ायर्ड सेल्स को ही ग्रो करने दें और दूसरा कोई बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं करे। तो ये हमारे पास दो कोर टेक्निक्स हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। देखो पढ़ते हैं हम, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस to enable growth of only the desired microbe या eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. डेफिनेशन नहीं समझ में आई हो तो मैं इलोबरेट कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ सिंपली, कि जैसे आपने बैक्टीरिया में ह्यूमन के इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस किया है, अब ये तो आपने लैब में कर लिया है, अब आपका अगला एम क्या रहेगा? अगला एम ये रहेगा कि मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे इस बैक्टीरिया को एक बड़े से वेसल में ग्रो करूं, कल्चर करूं, और वहाँ ये बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। तो जिस तरह की स्टेराइल कंडीशन को आपने आपकी लेबोरेटरी में मेंटेन किया है, वैसी ही स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना जरूरी है इंडस्ट्री लेवल पर भी। तो साइंटिस्ट जो प्रोसीजर डेवलप करेंगे लेबोरेटरी में, वही प्रोसीजर, वही नॉलेज वो इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जब इंडस्ट्रीज़ उस बैक्टीरिया से इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा तो वो स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन कैसे करेगा, उसको तो नहीं आता है ना, तो दैट नॉलेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द साइंटिस्ट ओनली। ये लाइन यही समझा रही है कि इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस to enable growth of only the desired microbes or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes। अभी जैसा इंसुलिन है तो इंसुलिन भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, एंजाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम कई हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, तो कई सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और इन सबको बनाने के लिए हमें सेल्स को, चाहे वो माइक्रोब्स हों यानी बैक्टीरियल सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में हमको ग्रो कराना पड़ेगा, कल्चर कराना पड़ेगा, और उस कल्चर के समय हमारा मीडिया कंटेमिनेट नहीं हो जाए, नहीं तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब बात तो मैंने बहुत सारी कर ली आपके सामने, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि विच आर द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ पार्ट है उस पर ध्यान देना है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम, एंड लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन हो गया। अब हम बात करते हैं, सामने एक क्वेश्चन आता है हमारे कि वाई आरडीटी। ओके, आरडीटी क्लियर करता हूँ मैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यही बेसिकली हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मैं क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए। देखो बच्चों, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सोचो हमारे पास एक कोई ऑर्गेनिज्म ए है और ये उसका डीएनए है, करेक्ट? ये उसका डीएनए है। अब हमने क्या करा कि इसके डीएनए के एक पार्ट को काट के अलग किया। कैसे काटते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, अभी घबराना नहीं है हमको, ठीक है? तो ये हमने इसका एक डीएनए का जो पार्ट है उसको अलग कर लिया। अब मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म बी है और उस ऑर्गेनिज्म बी का ये एक डीएनए है मान लीजिए, ठीक है? ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म बी जो है वो कोई बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। और ये उसका एक प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड भी तो डीएनए ही होते हैं बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको कि बैक्टीरिया में उनका जो मेन क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये कोई प्लाज्मिड है। तो हमने क्या करा कि इस प्लाज्मिड का ये जो सर्कुलर डीएनए है, इसको एक जगह से काट दिया बीच में से, ठीक है? ये मान लीजिए यहाँ कट लगा दिया, तो ये कट वाला पार्ट है हमारा, काट दिया हमने। तो ये पहले सर्कुलर था, अब ये लीनियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये डीएनए और ये डीएनए दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। हमारा एम ये है कि इसको, ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म ए था, इसके इस पार्ट को यहाँ मुझे फिट करना है, जहाँ अभी हमने कट लगाया वहाँ मैं उसको फिट करना चाह रहा हूँ। तो हमने कैसे करेंगे वो तो मैं बाद में समझाऊंगा बच्चों। ये सारा प्रोसेस करते कैसे हैं वो अभी हमारा एम नहीं है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। हमारा पूरा चैप्टर ही वही है, टूल्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम वो तो अपन बाद में करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैंने देखो ये डीएनए यहाँ जोड़ दिया। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि ये जो मेरा डीएनए है, इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है? एक व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो डिफाइन कर सकते हैं हम, द ट्रू डीएनए मॉलिक्यूल्स from two different sources are combined together. I repeat, two DNA molecules from two different sources are combined together, then the resultant DNA obtained is called recombinant DNA, and the entire process of creating a recombinant DNA is called as recombinant DNA technology. समझ में आया आपको? द प्रोसेस बाय विच अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज क्रिएटेड is called recombinant DNA technology, and the DNA which is obtained by uniting two DNAs from two different sources is called recombinant DNA. तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक recombinant DNA बनाया, और ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं बच्चों, करेक्ट? नाउ वापस ऊपर आते हैं हम, और क्वेश्चन आ रहा है कि वाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक वर्ड और बता देता हूँ मैं आपको, कहीं हमसे मिस नहीं हो जाए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसे हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, वी कॉल इट काइमेरिक डीएनए। और इस डीएनए से बाद में कोई प्रोटीन अगर बनेगी ना बच्चों, इस डीएनए से अगर आगे जाके कोई प्रोटीन बनेगी, तो यू कैन कॉल दैट प्रोटीन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, या इसको हम
काइमेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक, कम बैक टू दैट पार्ट। वाई वी हैव टू डू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सारा, ये इतना हमारे लिए क्या है। तो मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। देखिए बच्चों, जितने भी क्रॉप्स, जितनी भी फसलें हैं, जितने भी प्लांट्स या और भी कोई दूसरे मेडिसिनल होंगे या कोई भी है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी बैक्टीरिया है, आप इनसे क्या चाहते हैं, हम इनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं। पिग का मीट खा रहे हैं, फिश का मीट खा रहे हैं, हम एनिमल से दूध ले रहे हैं, उनसे हम उनका हेयर्स, उनसे हम जो है वूल लेते हैं। जैसे कई बार बैक्टीरिया से भी हम विटामिन्स निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया से उनसे एंटीबायोटिक्स कलेक्ट कर रहे हैं। प्लांट से भी हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। फसलें जो हैं उनसे हम हमारी कई तरह की जो है गेहूँ, दाल, चावल, ये सब चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। ये हमारे लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंसान की हमेशा नीड क्या रहती है कि जो भी क्रॉप, जो भी प्लांट, जो भी एनिमल, जो भी बैक्टीरिया है, उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी बढ़िया हो और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करें। मीन्स क्वांटिटी भी हमको ज़्यादा चाहिए। दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट कि जिस प्लांट से, जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म से आप जो कोई भी चीज़ ऑब्टेन कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उससे क्वांटिटी भी हमको अच्छी मिले। यही तो हमारा एम रहता है कि गाय है हमारे पास कोई तो ज़्यादा दूध दे, उसमें फैट ज़्यादा हो, लिपिड ज़्यादा हो, यही हमारी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों। फसलें हैं तो भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उससे गेहूँ मिले, कम जो है न्यूट्रिएंट्स में वो ग्रो कर जाए, हार्श कंडीशन में ग्रो कर जाए, उसको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी कम नहीं, ये सब हमारे एम होते हैं बच्चों। तो इसके लिए वी ऑलवेज लुक फॉर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। करेक्ट। अब इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हम पहले कैसे लाते थे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, बात सिंपल है लेकिन अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नॉर्मल प्रोसेस है। और हम ये भी जानते हैं कि जब जब कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनसे उनमें वेरिएशंस आते हैं। एग्री, नए नए वेरिएशंस आएंगे और इनमें से कई सारे वेरिएशंस, भाई नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, नए नए जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उन नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन से नए जेनेटिक सेटअप जो क्रिएट होता है उससे नए नए वेरिएशंस आते हैं। और इनमें से कई सारे ऐसे हमारे पास जो वेरिएशंस होते हैं विच आर बेनिफिशियल टू द ह्यूमंस। करेक्ट, टू द ह्यूमंस। तो हम ट्रेडिशनली लंबे समय से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं बच्चों, बहुत पहले से ये प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो इन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि जैसे हमें जंगल में गए, डीप फॉरेस्ट में गए, वहाँ हमें एक मैंगो का कोई प्लांट मिला, या चलो राइस का ले लेते हैं। हमने देखा कि वो राइस जो है उस डीप फॉरेस्ट में उसके ऊपर किसी तरह का कोई पेस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लग रहा है, वो बड़े अच्छे से वो वैरायटी जो है राइस की जंगल में उग रही है। कोई वहाँ पे पेस्टिसाइड नहीं डालने गया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो जो वैरायटी है वो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। करेक्ट। लेकिन हमने साथ ही साथ ये देखा कि यार उसके ऊपर जो राइस का जो सीड है वो बहुत छोटा है और जो दाने लग रहे हैं वो बड़ी कम क्वांटिटी में लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं, लेकिन उस प्लांट में एक अच्छा कैरेक्टर है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो अवेलेबल राइस की कोई वैरायटी है जिसका हमें पता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बीमारियों से बहुत जल्दी सफ़र करता है, बहुत जल्दी इसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं कि इस तरह की जो प्लांट्स होंगे उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराएंगे और नई क्रॉप, नई वेराइटीज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स में भी कर सकते हैं और एनिमल्स में भी हमने ऐसा ही किया है। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उससे न्यू वेराइटीज़ डेवलप पहले से करते हुए आ रहे हैं बच्चों।
पर अब इन न्यू वेराइटीज़ को डेवलप करने में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपने किया, इसका ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज। ये जब मेथड बहुत अच्छे से चल रहा था तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों देख रहे हैं, हम वहाँ क्यों नज़र डाल रहे हैं बच्चों। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये रहता है कि जब आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हो तो कई बार उनमें अनडिज़ायरेबल जो जीन्स हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, गेट इनकॉर्पोरेटेड। करेक्ट, कि भाई आप चाहते तो थे खाली उस जंगल में जो वैरायटी थी जिसमें जो दाना लग रहा है वो कम लग रहा है, आप वो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, आपको ध्यान रहा नहीं रहा, आपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया और फिर बाद में पता चला कि उस हाइब्रिडाइजेशन से आपकी जो क्रॉप की वैरायटी थी उसका टेस्ट जो है वो भी चेंज हो गया और अब वो उतना टेस्टफुल नहीं रहा, तो उसका टेस्ट बिगड़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजीज़ रेजिस्टेंस के साथ साथ एक अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर और आ गया कि उस राइस की जो टेस्ट थी, उसकी जो एरोमा था, उसकी खुशबू थी, वो बिगड़ गई है। आया समझ में आप लोग। तो ये हमेशा एक मेजर डिसएडवांटेज रहता है बच्चों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स वेन एवर यू गो फॉर द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। पर सपोज जैसा कि मैंने बीटी कॉटन वाला एग्जांपल आपको दिया है, उसमें क्या एडवांटेज था बच्चों, उसमें आपने सिर्फ एक जीन डाला, डिज़ायरेबल जीन कॉटन प्लांट में डाला, दूसरा कोई जीन उसके साथ तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, सिंगल जीन हुआ है। एंड दैट इज़ द एडवांटेज कि इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको ऐसी वैरायटीज़ जो है मिलेगी, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप होगी विच कंटेन्स ओनली डिज़ायरेबल जीन और सेट ऑफ जीन। हो सकता है आप 2-3 जीन एक साथ अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ओनली डिज़ायरेबल जीन और सेट ऑफ जीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी प्लांट में किसी एनिमल की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ओनली डिज़ायरेबल जीन्स जो हैं उन्हीं का इनकॉर्पोरेशन होता है। और जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए जो हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट थे उनमें डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स का भी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो वो प्रोसेस फिर बड़ा लंबा हो जाता है हमारे लिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने एक जो है एक ये समझ लीजिए कि एक डेवलपमेंट किया, प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि हम आगे जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो लेट्स बिगिन विथ, हम बात करें कि कौन सा पहला जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था, हम एक बार उसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था और कैसे बनाया गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। हु मेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बच्चों ये 1972 की बात है और हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है हर्बर्ट बॉयर और दूसरे का नाम है स्टैनले कोहेन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इन्होंने कैसे क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, कि इनके पास एक प्लाज्मिड था, कहाँ से लाए वो प्लाज्मिड, वो सोर्स नहीं हमें पता है और हमें याद भी नहीं रखना है, तो मैं अभी एक बार लिख देता हूँ अननोन सोर्स। और इस प्लाज्मिड में ये खासियत थी बच्चों कि इसके पास इस प्लाज्मिड में एक एरिया था, हाँ मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस पार्ट को हटाऊँगा और इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। चलो अभी अलग कलर से लेना ठीक नहीं रहेगा, मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है इतना, यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था,
कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। अब आपको ये बात समझ में नहीं होगी, तो पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार हमारे काम आएगा। तो पहले मैं आपको एक बार यही समझा देता हूँ कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। यहाँ कहीं मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका मेन डीएनए है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको अगर मैं किसी पेट्री प्लेट में कल्चर करता हूँ, जिसमें मैंने पहले से कल्चर मीडिया डाल रखा है, करेक्ट, और इसमें मैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिए मतलब कल्चर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ई कोलाई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कल्चर मीडिया में एक एंटीबायोटिक डाल रहा हूँ, एक एंटीबायोटिक इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। और अब कौन सा एंटीबायोटिक लें, तो मैं अभी एंटीबायोटिक कैनामाइसिन ही ले लेता हूँ, कैनामाइसिन। आपको ये तो पता है ना एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक भी नहीं पता है तो फिर तो ये सब पढ़ने का मतलब ही नहीं रहा। पर मुझे पता है कि आप में से कुछ होशियार ऐसे होंगे जिनको एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं उसका भी मतलब नहीं पता होगा। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। बच्चों समझ लीजिए कि जो सॉइल में, पानी में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं और जो फंजाई होती है, कई छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो होती है, जब ये सॉइल में रहते हैं, जब पानी में रहते हैं या कहीं पर भी ये रहते हैं, तो ये कुछ केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। और जिन केमिकल्स का ये प्रोडक्शन करते हैं वो केमिकल्स दूसरी स्पीशीज़ के बैक्टीरिया या फंगस के लिए लीथल होते हैं, उनको मार देते हैं। और ऐसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैं लिख भी लेता हूँ एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन। एंटीबायोटिक्स आर chemical compounds produced by microbes, particularly bacteria and sometime fungi. I repeat, antibiotics are chemical compounds produced by microbes which are used to kill other microbes. समझ में आ गई बात आपको। मान लीजिए यहाँ पर बैक्टीरिया की कोई एक स्पीशीज़ है और यहाँ पर बैक्टीरिया की कोई दूसरी स्पीशीज़ है, दो अलग अलग स्पीशीज़ है। बैक्टीरिया स्पीशीज़ ए, बैक्टीरिया स्पीशीज़ बी। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये यहाँ से कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन कलर के ये मैं बना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर ये केमिकल इनके ऊपर एक्ट करेगा तो ये इनको डिस्ट्रॉय कर देगा बच्चों। समझ में आया आपको। तो ये केमिकल को क्या कहेंगे हम, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये इनके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। मतलब कोई बैक्टीरिया अगर किसी एंटीबायोटिक को बनाता है तो एंटीबायोटिक उसको खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। सिमिलरली उल्टा चले हम तो इसको मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये एंटीबायोटिक, और ये हम यहाँ पर ये एरोज जो बना दिए हैं मैंने, ये 2 मिनट ये हटा देता हूँ मैं, ओके। और सिमिलरली यहाँ से भी कुछ केमिकल्स बनेंगे, यहाँ से भी कुछ केमिकल्स बनेंगे, तो ये इनके ऊपर एक्ट करेंगे, ये इनके खुद के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। तो ये इनका केमिकल वॉर है बच्चों, है ना। ये बैक्टीरिया ऐसे हमारी तरह बंदूक और तोप लेके या गन लेके लड़ाई नहीं करते, दे गो फॉर ए केमिकल वॉर। वो एक अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं जो दूसरी स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय करने में काम आते हैं, और इन केमिकल कंपाउंड्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं।
समझ में आया? एक इंटरेस्टिंग बात ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि दिस एंटीबायोटिक्स डू नॉट किल यूकैरियोटिक सेल्स, यूजुअली यूकैरियोटिक सेल्स पे इफेक्ट नहीं डालती। तो मान लीजिए आपको कोई बुखार आ गया, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया ग्रो कर गया, आपकी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देगा, तो हम उस एंटीबायोटिक को खाएंगे। अब वो एंटीबायोटिक आपकी इंटेस्टाइन में जाके आपके बैक्टीरिया को तो मार देगा, लेकिन आपकी बॉडी की जो सेल्स है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाई? हमें कोई नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स डू नॉट एक्ट अपॉन यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ एक एक्सेप्शन है, वो अभी मैं एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर हार्मफुल टू द माइक्रोब्स ओनली, उन्हीं के ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि हम ये एंटीबायोटिक लाए कहाँ से, डॉक्टर ने आपको कहाँ से दिया? तो यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हीं को कल्चर करते हैं लेबोरेटरीज़ में, और वहाँ से हम उनसे एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं, और एंटीबायोटिक्स से फिर बाद में हम टैबलेट्स बना लेते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं वो समझा दिया मैंने आपको। अगर आपको एंटीबायोटिक्स भी नहीं आएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैंने ये एक पार्ट अभी यहाँ लिया। कम बैक टू दिस एक्सपेरिमेंट, रिपीट करता हूँ मैं कि मैंने ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये यहाँ पर मेरे पास कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया, और इसमें मैंने ये ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दी, कल्चर करने के लिए रख दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने एक काम और किया कि मैंने इसमें कैनामाइसिन ऐड किया। व्हाट इज़ कैनामाइसिन? कैनामाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक, करेक्ट। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब मर जाएंगे। ई कोलाई विल डाई इन प्रेजेंस ऑफ कैनामाइसिन, करेक्ट। ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसा बैक्टीरिया जो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से मर जाता है, हम कहते हैं दैट ई कोलाई या वो जो बैक्टीरिया है इज सेंसिटिव टू कैनामाइसिन। अब क्या हुआ बच्चों कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब बैक्टीरिया में इस तरह के वॉर शुरू हुए, तो उस वॉर में फिर क्या हुआ कि इवोल्यूशन में बैक्टीरिया ने कुछ नए नए तरीके, कुछ नए नए मेथड्स, कुछ नए नए मैकेनिज्म्स डेवलप किए टू फाइट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि एक और ई कोलाई बैक्टीरिया है, एक और ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये उस ई कोलाई बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन डीएनए इसके पास एक प्लाज्मिड और है, तो यहाँ पर ये इसके पास एक प्लाज्मिड। अब मैं बता रहा हूँ आपको, प्लाज्मिड भी तो डीएनए के ही बने होते हैं। यहाँ पे एक जीन है, इतना पार्ट, और इस जीन से एक प्रोटीन बनती है। मान लीजिए, समझा, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं कि ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में एक जीन है, और इस जीन से एक प्रोटीन बनती है, और इस प्रोटीन की खास बात यह है कि इट डेस्ट्रॉय कैनामाइसिन, इट डेस्ट्रॉय कैनामाइसिन। मतलब ये हो गया कि अगर इस बैक्टीरिया को मैं कल्चर मीडिया लूं और उसमें इस ई कोलाई को कल्चर करता हूं मैं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है मेरा, ये क्या है? ये कल्चर मीडिया है। इसमें मैंने क्या ऐड किया? इसमें मैं मान लीजिए कैनामाइसिन ऐड करता हूँ। व्हाट विल हैपन टू दिस बैक्टीरिया? तो ध्यान रखें, ये जो ई कोलाई है विल नॉट डाई। क्यों नहीं मरेगा अब की बार? ये अब की बार इसलिए नहीं मरेगा कि इसके पास एक जीन है जो कैनामाइसिन को ही डेस्ट्रॉय करता है। समझ में आ गई बात आपको? तो हम कहेंगे कि ये जो ई कोलाई है इट इज रेजिस्टेंट टू
एंटीबायोटिक कैनामाइसिन। हाँ, ये बात और है कि अगर मैं कोई दूसरा एंटीबायोटिक ले लूँ एम्पिसिलिन, और एम्पिसिलिन से इसको एक्सपोज करूँ तो ये मर जाएगा, एम्पिसिलिन से मरेगा। तो हम यूँ कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है इट इज़ रेजिस्टेंट टू कैनामाइसिन बट इट इज़ सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर हो गया? तो लेट्स कम बैक टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ, हाँ बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ ये जो हमारे पास जीन है, ये वाला जो जीन है, इस जीन को हम नाम देंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहेंगे हम इसको। क्लियर? तो ये जो हमारे पास पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा जीन है दिस इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और इसकी लेबलिंग कैसे करेंगे? इसको लेबलिंग ऐसे करेंगे, लिख देंगे कैनामाइसिन, कैनामाइसिन और ऊपर आर लगा देंगे। मतलब ये जीन जो है वो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। इन द सेंस दिस जीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक कैनामाइसिन। समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि समझ में आ गया होगा। कम बैक टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में एक कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रेजेंट है। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम लिया, पढ़ूंगा बच्चों में, आप घबराना मत। इको R1 ये एंजाइम का नाम है, सॉरी, इको R1 किसका नाम है? ये एक एंजाइम है। किस तरह का एंजाइम है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। पूरा एक लेक्चर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस पर रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि ये क्या हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप थोड़ा वेट करें, समझें। अभी जो बता रहा हूँ उतना याद रखें कि ये एक एंजाइम है इको R1। इस एंजाइम की एक खास बात होती है कि ये डीएनए में किसी स्पेशल पॉइंट पर कट लगाते हैं। तो हमने क्या किया इस इको R1 की हेल्प से कि जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन था उसको काट के निकाल दिया। तो हमने ये इतना पार्ट ले लिया, पूरा प्लाज्मिड जो था उसमें से ये जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो है इसको काट के निकाला। किसकी हेल्प से काट के निकाला? इको R1 की हेल्प से काट के निकाला। ऑन द अदर हैंड उनके पास एक बैक्टीरिया और था, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ये उनके पास एक बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया में अपना खुद का तो डीएनए तो होगा ही होगा, क्रोमोसोम। उसके अलावा उसमें एक प्लाज्मिड और था बच्चों, उसमें एक प्लाज्मिड और था। उस प्लाज्मिड को उन्होंने बाहर निकाला, प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड में, इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा, इस प्लाज्मिड में भी एक जीन था बच्चों। इस प्लाज्मिड में भी एक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये एक दूसरी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक होता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इन द सेंस ये जो जीन है इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। अब तक 2 एंटीबायोटिक के नाम, 3 एंटीबायोटिक के नाम मैं आपके सामने ले चुका हूँ, कैनामाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो बच्चों बताओ, ये जो हमारे पास जीन है जो येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा तो प्लाज्मिड हो गया, पर उस प्लाज्मिड में एक जीन प्रेजेंट है जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और हमने इसको नाम दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। लिखते कैसे हैं? TET, ऊपर R लगा दिया। हमने क्या करा बच्चों कि इसको भी
हमने इको R1 से कट लगाया, वही इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उससे कट लगाया। तो जब हमने उसको कट लगाया तो वो ऐसा हो जाएगा, ये खुल गया, थोड़ा सा सीधा हो गया। ठीक बच्चों। अच्छा, इसमें पहले से इस एरिया में यहाँ पे, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अब इस डीएनए को और इस जीन को, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो हमारे पास है, इनको एक साथ टेस्ट ट्यूब में डाला और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनको जोड़ दिया। पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में आगे जाके लाइगेज एंजाइम क्या है। तो आप देखिए कि हमको एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिल गया, हमको ये एक प्लाज्मिड मिला। अब इस प्लाज्मिड की ये खासियत है कि कहाँ चला गया, ये हमको एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिला है। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोला मैं, क्योंकि बच्चों इसमें दो अलग अलग सोर्स का जो डीएनए था उसको हमने जोड़ा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसमें एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, प्लस वो जो हमारे पास ब्लैक कलर वाला जीन था उसको भी हमने इसमें डाल दिया यहाँ पे, वो भी इसमें आके लग गया यहाँ पे। तो इसके पास एक और है जीन है, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन भी हो गया। तो अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। हमने इसको क्या करा, हमने इसको ई कोलाई में, इस प्लाज्मिड को अब ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। ई कोलाई क्यों लिया, क्योंकि वो साल्मोनेला का मिलता जुलता, उसका क्लोजली रिलेटिव है, तो ये प्लाज्मिड उसमें सर्वाइव करेगा। नॉर्मल ई कोलाई जो होता है हमारा, ये ई कोलाई है बच्चों, इस नॉर्मल ई कोलाई के पास न तो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होता है और न टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। लेकिन जब हम इस प्लाज्मिड को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हम इस प्लाज्मिड को इसमें डाल देंगे, ये देखो मैंने इसमें डाल दिया इसको, समझ में आया आपको। तो नाउ दिस ई कोलाई इसको थोड़ा और छोटा कर देते तो बड़े नहीं होते, ये रहो। तो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, चलो बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। तो नाउ दिस ई कोलाई इज रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। आया समझ में आपको। तो किस तरह से हमने क्या, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। ये इसको शुरू करते हैं वापस यहाँ से। एक तरफ इनके पास, इधर देखिए, इनके पास एक अननोन सोर्स, एक प्लाज्मिड था, उसमें कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन था। तो इन्होंने इको R1 से कट लगाया और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ इनके पास साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का एक बैक्टीरिया था, उसमें एक प्लाज्मिड था। उस प्लाज्मिड में पहले से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। इन्होंने उस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, उसमें कट लगाया, इको R1 से ही कट लगाया, और कट लगा के जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन था इधर से, वो इसके साथ इसमें यहाँ पर इस जगह इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने उसको। समझ में आया आप लोगों को। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूँ। ये रिएक्शन जो होती है वो लाइगेज एंजाइम, वही जोड़ेगा इनको। लाइगेज एंजाइम चाहिए यहाँ पे, समझ में आया। और आपके पास एक क्या तैयार हो गया, आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हुआ। अब इन्होंने किया क्या, अब इन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नॉर्मल ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया। नॉर्मल ई कोलाई के पास प्लाज्मिड एक भी नहीं था, न तो उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, ना ही उसके पास कैनामाइसिन रेजिस्टेंस थी। इन द सेंस कि जो नॉर्मल ई कोलाई है वो टेट्रासाइक्लिन से भी मरेगा और कैनामाइसिन से भी मरेगा, दोनों के लिए वो सेंसिटिव होता है। बट वंस वी इंट्रोड्यूस दिस वेक्टर, दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड,
once we introduce the recombinant plasmid into the E. coli bacteria, the E. coli bacteria will become resistant to both tetracycline and kanamycin. अब आप उसको चाहे tetracycline से expose करो चाहे kanamycin से expose करो, it will not die from either of these antibiotics. उसमें resistance develop हो गई. कहाँ से आई ये resistance? Because of these two antibiotic resistance gene. तो इस तरह से बच्चों बॉयर और स्टैनले ने सबसे पहले 1972 में ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था उन्होंने. आज हम इतना ही करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें जो डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू बच्चों.